गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एजी सॉल्यूशन क्लासेस केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर है मेरा वो कल के लेक्चर के आधारित है। कल हम लोग 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 7 लेक्चर डाला जा चुका है और 7 लेक्चर में जो आपको पढ़ाया गया था वो है आपका राउल्ट्स का नियम, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन देख रहे थे तो उसमें राउल्ट का नियम हम लोग डील किए थे, और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और उसके आधार पर डेरिवेशन भी किए थे। और उम्मीद करते हैं आप लोग उसको देख लिए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि आप लोग जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं यहाँ पे वो सीरियल वाइज डाला जा रहा है चैप्टर का, है ना। तो लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक आज के डेट में आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपकी कॉपी में होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके आधार पे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, है ना। और इस एग्जाम्पल के बाद फिर देखेंगे एक लास्ट टॉपिक है जो पूछ भी चुका है इस बार, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो उसको देखेंगे, है ना। उसके बाद फिर आपका लाइव क्लास होगा आपका 2 से 3, और वहाँ पे जो आपको शुरू करेंगे वो है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आ रहा है समझ में। और बहुत सारे बच्चे अभी तक पता नहीं है उनको कि वीडियो डाला जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन। तो आप लोग क्या करें, जब वीडियो देखते हैं जैसे ही देखते हैं उसको लाइक करें, है ना, और उसको शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे और जो नहीं किए हैं वो कर लें, ताकि आपका जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, है ना। क्योंकि इस समय देख रहे हैं बहुत ही ख़राब चल रहा है, ख़राब नहीं बोलिए, जो भी चल रहा है जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है ना। लेकिन अपना काम हमें मतलब करते रहना है ना। मेरा जो काम है हम कर रहे हैं, आपका जो काम है वो करते रहें, तो फिर कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है काम करने का, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का यार, आराम से रहो, आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, है ना। हम हैं यहाँ पे, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। अब देखा जाए यहाँ पे तो कल के आधार पे कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे, जैसे आप जो है वहाँ पे हम लोग सीखे थे राउल्ट्स का नियम। तो राउल्ट्स के नियम में हम देखे थे P1 बराबर आया था P1 नॉट इंटू x1 आया था, P2 इज इक्वल टू आया था P2 नॉट इंटू x2। फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या किया गया था, P टोटल निकालने सीखे थे। P टोटल का मतलब होता है P1 प्लस P2। इसको आगे फिर बढ़ाए थे हम लोग। तो कहने का मतलब यहाँ बात ये है कि इन सारे चीज़ को यूज करके हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरी बात याद रखेंगे आप, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। फिर आपको बताया गया था मोल फ्रैक्शन इन वेपर प्रेशर, मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज या गैसियस फेज। तो उसके लिए एक फार्मूला बताए थे जो कि था आपका y1 इज इक्वल टू व्हाट, P1 बाय P टोटल, याद है ना। सिमिलरली y2 इज इक्वल टू आया होगा P2 बाय P टोटल। तो इन सारे जो आपका फार्मूलाज है उसको प्रयोग करके हम लोग अभी जो है इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो सबसे पहली बात है आप क्वेश्चन को ठीक से समझिए, उसके बाद फिर कैलकुलेशन शुरू होगा। तो चलिए देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन को फिर समझा दिया जाएगा, उसके बाद फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन को हम CH2Cl2 बोलते हैं, एंड क्लोरोफॉर्म एट 298 केल्विन। आप क्लोरोफॉर्म को क्या बोल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को आप बोल सकते हैं CHCl3। इसको सुंघाना, जिसको बेहोश होना है इसको सूंघ लें, ठीक है। जिसको भी बेहोश होना है इसको सूंघ लें, आप बेहोश हो जाएंगे, है ना। तो डाइक्लोरोमीथेन एंड क्लोरोफॉर्म
एट 298 केल्विन। 298 केल्विन का मतलब हुआ है रूम टेम्परेचर, क्योंकि कमरा का ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 को ऐड करेंगे तो आएगा कितना टोटल 298 केल्विन। और 415 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg यहाँ पे प्रेशर का यूनिट है। जैसे प्रेशर का यूनिट होता है ATM होता है, बार होता है, पास्कल होता है, mm ऑफ Hg होता है। तो बोल रहा है 298 केल्विन आर 415 mm ऑफ Hg। ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 415 mm ऑफ Hg एंड 200 mm ऑफ Hg रेस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे दो दिया है लिक्विड, एक है डाइक्लोरोमीथेन और दूसरा है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन का जो मतलब आप बोल सकते हैं प्रेशर है या वेपर प्रेशर है, तो इसका वेपर प्रेशर 415 mm ऑफ Hg है और क्लोरोफॉर्म का जो आपका वेपर प्रेशर है 200 mm ऑफ Hg है। फिर अब ये दोनों दे दिया आपको, आगे क्या करने बोल रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एंड 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 at 298 केल्विन। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसी में है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज का मतलब गैसियस स्टेट में पूछ रहा है, जो कि आपको फार्मूला कल ही बताए थे कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना होता है लिक्विड 1 लिक्विड 2 के लिए। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे तो वही लिखा है 298 केल्विन पर डाइक्लोरोमेथेन यानी CH2Cl2 एवं क्लोरोफॉर्म CHCl3 के वाष्प दाब का क्रमशः 415 mm ऑफ Hg तथा 200 mm ऑफ Hg हैं। 40 ग्राम CH2Cl2 एवं 25.5 ग्राम CH3Cl को मिलाकर बनाए गए विलयन की वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। फिर बोल रहा है यहाँ पे वाष्पीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। मतलब दोनों लिक्विड का ही मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, गैसियस फेज में और बोल सकते हैं इसको वेपर फेज में। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन है ये आपका, तो आप इसको और बढ़िया से समझ लें, है ना। कैसे समझेंगे, दो कंटेनर है मान लिया जाए, ऐसे समझे, क्वेश्चन पहले समझा रहे हैं। दो कंटेनर है, ठीक है, एक में मान लिया जाए इसमें डाइक्लोरोमीथेन रखा हुआ है और दूसरा में जो है मान लिया जाए दूसरा कंटेनर में रखा हुआ है आपका क्या चीज़, क्लोरोफॉर्म रखा हुआ। क्या रखा हुआ है नहीं, ये तो वाटर है और दूसरा चीज़ है। मतलब मानने में क्या जा रहा है आपको समझना है ना। तो इसमें मान लिया जाए डाइक्लोरोमीथेन रखा गया है और इसमें रखा हुआ है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एक का वेपर प्रेशर दिया हुआ है कितना 4, यानी कि डाइक्लोरोमीथेन का जो वेपर प्रेशर है 415 mm ऑफ Hg और इसका मान लिया जाए दिया है 200 mm ऑफ Hg। अब आगे क्वेश्चन ये तो दे दिया है आपको वेपर मतलब प्योर अवस्था में, अभी इसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योर फेज में दिया हुआ है। अब कैलकुलेट करने बोल रहा है कि मतलब पहला कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने बोल रहा है, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का मतलब हुआ टोटल वेपर प्रेशर, टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर हुआ। तो P1 P2 निकालना पड़ेगा आपको, उसके बाद ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का क्या निकल जाएगा, आपका वेपर प्रेशर निकलेगा। उसके बाद फिर बोल रहा है कि इसको यदि मिला दिया जाए, दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो मिलाने के बाद आपको पूछ रहा है वेपर प्रेशर, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर उसको बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक का जो है मोल अंश निकालिए, है ना, कौन सा अवस्था में, वाष्प अवस्था में। कौन सा अवस्था में, वाष्प अवस्था में। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या है क्वेश्चन, दो कंटेनर लेंगे, कंटेनर नंबर 1 कंटेनर नंबर 2। अभी आपको समझा रहे हैं, क्योंकि यदि आप समझ गए तो क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। तो पहले आपको समझना, ठीक है, उसके बाद नोट करेंगे। तो देखिए बच्चा क्या है यहाँ पे,
अब ध्यान से देखेंगे, आप समझने की कोशिश करें। हम लोग अब कार्यक्रम शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें रखा हुआ है जी CH2Cl2 मान लें, और इसमें रखा हुआ है CHCl3। आ रहा है बात समझ में? एक कंटेनर में है आपका CH2Cl2 और दूसरा में CHCl3 है, ठीक है। दोनों अभी लिक्विड फेज, ठीक है। और ये क्लोज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्लोज। ये बंद है आपका, क्या है? बंद, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है, अब यहीं से आपको पता चलेगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए सबका, है ना। इसमें जो है इसका जो वेट देखा जाए, इसका वेट यदि हम देखें W1 मान लिया जाए W1, तो ये कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम गिवन वेट है। ये क्या है आपका? गिवन वेट कितना है? 40 ग्राम। और इसका जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है ये अभी प्योर है, ये भी प्योर है और ये भी क्या है? प्योर है, मतलब मिलाया अभी नहीं गया। तो इसका जो Vp दिया हुआ है, Vp बराबर, इसको बोल सकते हैं आप P1 नॉट, क्या बोल सकते हैं? P1 नॉट जो दिया हुआ है वो है आपका, या इसी को बोल सकते हैं PCH2Cl3, वो आपका दे दिया है कितना? 400 हाँ यहाँ पे देखिए 415 mm ऑफ Hg, 415 mm ऑफ Hg। और क्लोरोफॉर्म का जो Vp दिया हुआ है, Vp मतलब वेपर प्रेशर या P2 नॉट, ये जो दिया हुआ है वो है आपका 200 mm ऑफ Hg। आ रहा है समझ में? इसका जो वेट दिया है, तो इसका वेट को बोलेंगे W2, तो W2 दिया है कितना? 25.5 ग्राम। तो बच्चे आपको निकालना है सबसे पहले सॉल्यूशन। यदि आप उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसको यदि मिला दिया जाए, ये दोनों को क्या किया जाए? मिला दिया जाए। तो यहाँ पे दोनों को मिला देंगे, CH2Cl2 और प्लस CHCl3, ये सॉल्यूशन है, बन गया। ये क्या बन गया? अब सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का क्या पूछ रहा है आपको? सॉल्यूशन का पूछ रहा है वाष्प दाब, सॉल्यूशन का वाष्प दाब। तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब क्या होगा, कैसे निकालेंगे? पहले पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा इसका P1, और इसका क्या हो जाएगा? इसका पार्शियल प्रेशर को क्या बोलेंगे? P1, और इसका पार्शियल प्रेशर को बोलेंगे P2। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? P टोटल। तो सॉल्यूशन का निकल जाएगा। तो P टोटल बराबर कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। इसको निकाल लेना, और इसको निकालने के लिए आपको बताया गया है कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन। क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन दोनों का यदि मिल गया, दोनों का मोल फ्रैक्शन यदि मिल गया, तो आपको पता है P1 इज इक्वल टू कितना होता है? P1 नॉट इंटू X1। फिर इसका भी मोल फ्रैक्शन यदि पता है CHCl3 का, तो P2 इज इक्वल हो जाएगा P2 नॉट इंटू X2। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? P1 और P2। अब निकालना है प्रेशर सॉल्यूशन का, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे, तो क्या मिल जाएगा बच्चा? आपका सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर आपको मिल जाएगा। तो ये कहानी थी इसका, ठीक है। अब चलिए, अब कह रहे हैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। ये समझाने के लिए आपको बताया गया था। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आसानी से कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत। तो इस तरह से यदि आपको कॉन्सेप्ट कल जो बताया गया था लेक्चर नंबर 7 में जो बताया गया, यदि आप उसको समझ गए हैं, और जो बच्चे आज देख रहे हैं इस वीडियो को आज देखेंगे, वो लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पीछे का जो वीडियो है लेक्चर नंबर 7 यदि आप पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। पहले बता दे रहे हैं, लेक्चर नंबर 7 कल जो वीडियो डाला गया है उसको यदि देखेंगे तभी ये बनेगा। और एक लेक्चर नंबर 4 यदि मोल फ्रैक्शन नहीं आता है आपको, तो आप लेक्चर नंबर 4 को देख लेंगे, तो लेक्चर नंबर 4 में आपका मोल फ्रैक्शन समझाया गया है।
तो जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे उसको हम पहले बता चुके हैं, आपका काम है उसको देखते रहें। और जब तक आप शुरू से अंत तक एक एक वीडियो करके नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री ऐसे भी देखिए, बचपन में तो मुझे भी इसका पाला पड़ता नहीं था, समझ में आता नहीं था, लेकिन जब इसको समझने की कोशिश किए तो मुझे लगा नहीं ये बहुत ही आसान है ना। तो केमिस्ट्री थोड़ा सा होता ही टेढ़ा, लेकिन है क्या, सीधा करना हम लोगों का काम है। आप यदि चाहेंगे तो इसको आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, सीरियल वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि कोई साइंस को 20 से शुरू करेगा तो उसको कभी समझ में नहीं आएगा। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7 आप सीरियल वाइज उसको देखें, उसके बाद फिर देखिए कितना मज़ा आता है, आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रहा है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या चीज़, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर पूछा है, तो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए मोल फ्रैक्शन। क्या आना चाहिए, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि पी टोटल बराबर होता है P1 इंटू P1 प्लस P2 होता है। तो P1 का जो फार्मूला होता है P1 नॉट इंटू X1, तो आपका ये तो दे दिया है P1 नॉट P2 नॉट, ये सब दिया हुआ है। तो आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। क्या चाहिए, जब P1 नॉट P2 नॉट आपको पता है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जैसे ही मिलेगा तो फिर क्या निकाल लेंगे, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 निकाल लेंगे। और ये जब मिल जाएगा P1 प्लस P2 जब मिल जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रेशर निकाल देंगे। और टोटल प्रेशर जब निकल जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व, सॉल्यूशन का हो जाएगा वेपर प्रेशर। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर दे दिया दोनों को, है ना, 298 केल्विन। तो कोई भी चीज़ होता है 298 केल्विन पे ही हम लोग काम करेंगे नॉर्मली। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो दिया हुआ पहला PCH2Cl2, क्या है आपका, PCH2Cl2, यानी इसको आप P1 नॉट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, P1 नॉट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दिया हुआ है, ये प्योर फॉर्म है इसलिए नोट लगा रहे हैं, ठीक है। ये जो दिया हुआ है वो कितना है, वो दिया है आपका 415 mm ऑफ Hg, जो दिया है उसको लिख रहे हैं, ठीक है। यदि P2 का बात करें तो P2 जो आप लिख सकते हैं CH और Cl3, CH नोट लगा देंगे क्योंकि प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये हुआ वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ये दिया है कितना आपका 200 mm ऑफ Hg, ठीक ना, समझ में आ रहा है बच्चे। अब फिर क्या करते हैं, और क्या दिया हुआ है, अब इसको W1 मान लें, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं WCH2 और Cl2 बराबर कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, जिसको हम W1 बोले हैं। इसको 1 नंबर माने हैं, इसको 2 नंबर, ठीक है। तो WCH2Cl2 कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, जिसको गिवन वेट बोलते हैं। ये सब बातें समझ चुके हैं हम लोग पहले। और WCHCl3 ये दिया है 25.5 ग्राम, यही है ना, आप देख लेंगे डेटा, ये दिया हुआ है, ये सब आपका दे दिया है। चलिए जब ये सब दिया हुआ है तो हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मोल। अब देखिए मोल कैसे निकालते हैं। तो MW है ना, मॉलिक्यूलर वेट जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट। तो MW निकाल लें, MW ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू CH2Cl2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, 1 गुना 2 प्लस क्लोरीन का याद रखेंगे 35.5 होता है, इसको गुना कर देंगे कितना से 2 से, है ना। 71 और 2 73, 73 2 कितना हो गया 75, 75 10 85, कितना आएगा टोटल 85
ग्राम इंटू मोल इनवर्स। दिख रहा है ना सबको? 85 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, इसका यूनिट होता है ग्राम इंटू मोल इनवर्स। आ रहा है बात समझ में? तो एक का निकाल लिए, अब चलिए दूसरा का निकालते हैं। किसका? MW ऑफ CHCl3। अब देखिए बच्चे, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 हो गया, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 और गुना कितना 3। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 119.5 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। आप इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है? कितना आएगा? 119.5 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। अब क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ मोल निकाल लेते हैं कि क्या निकालते हैं, नंबर्स ऑफ मोल। तो नंबर्स ऑफ मोल पहले किसका निकालना है? नंबर्स ऑफ मोल मान लीजिए पहले निकाल रहे हैं किसका, CH2। N क्या है यहाँ पे? नंबर्स ऑफ मोल। N क्या है यहाँ पे? नंबर्स ऑफ मोल। तो किसका नंबर्स ऑफ मोल निकालने जा रहे हैं? CH2 और Cl2। तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू W/MW बताए थे, W/MW बताया गया था। तो क्या हो जाएगा, WCH2 और Cl2 बटा MW, इसी का क्या निकल जाएगा, MW। वैल्यू को पुट करें जी, तो गिवन वेट कितना दिया हुआ है? गिवन वेट देखिए यहाँ पे 40 ग्राम दिया है। CH2 Cl2 का कितना है? 40 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 40 ग्राम बटा MW, अभी अभी निकला है कितना है, 85। कितना है जी, 85 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ग्राम इंटू मोल इनवर्स। अब देखिए ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे 40/85, तो ये आपका आ जाएगा 0.47। और ये मोल है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। मोल इनवर्स है, मोल ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको मिल गया है, नंबर्स ऑफ मोल मिल चुका है किसका, NCH2Cl2 बराबर 0.47 मोल। चलिए बहुत बड़ा काम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, N निकालना है आपका, NCHCl3, ये आपका क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है आपका, क्लोरोफॉर्म। तो इसका भी फार्मूला वैसे ही होगा, WCHCl3 और बटा MW, इसी का MW। अब क्लोरोफॉर्म का MW कितना आया, 119.5। तो लिखेंगे यहाँ पे कितना, 119.5 और सॉरी गिवन वेट, गिवन वेट इसका कितना दिया है, 25.5 ग्राम, 25.5 ग्राम बटा कितना, उसके बाद दिया हुआ है कितना आपका, यहाँ पे आया है 119.5 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 0.213 मोल। देखिए बच्चे, तो ये मिल गया आपका, दोनों का मोल निकालिए, दोनों के क्या निकालिए, मोल निकालिए। दोनों का जब मोल निकल गया तो हम P1 P2 निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म का पार्शियल सॉल्यूशन में क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, हमें चाहिए P, जैसे कि आपको पता है वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, देखिए बच्चे हम जानते हैं। तो यदि हम निकाल रहे हैं सॉल्यूशन के केस में, क्या निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन के केस में, यानी कि P निकाल रहे हैं, PCH2 और क्या चीज़, Cl2, ये निकालना चाह रहे हैं। अब ये यदि निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, PCH2 और Cl2, तो ये अभी तो निकलेगा नहीं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन तो निकाले अभी नहीं, और वहाँ तो जा नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन। चलिए मोल फ्रैक्शन देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन तो निकालने के लिए बताए थे बच्चे आपको,
है ना। तो वीडियो नंबर कितना 4, लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। तो समझे, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डेटा है इसका यूज करेंगे। मोल तो निकल गया, तो मोल फ्रैक्शन मान लीजिए निकाल रहे हैं हम CH2 और Cl2 का। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया गया था कि जिसका मोल्स निकालना है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर्स ऑफ मोल ऊपर, बाकी टोटल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, NCH2Cl2 बाय NCH2Cl2 प्लस NCHCl3। अरे होगा कि नहीं, होगा ना, क्योंकि आपको बता चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 आप देख सकते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर सब मोल ऊपर और बाकी को क्या करते हैं, जोड़ के नीचे से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक बात पहले बता दिए कि यदि साइंस समझना है, केमिस्ट्री समझना है, तो उसको लेक्चर 1 से लेके जहाँ से शुरू हुआ सीरियल वाइज उसको देखते रहें आप लोग, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। अब देखिए कितना NCH2Cl2 कितना आया, ये आ गया 0.47 मोल बटा फिर क्या हो जाएगा 0.47 मोल और प्लस क्लोरोफॉर्म का कितना आया 0.213 मोल। तो आपको पता बताए थे कि मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, तो मोल मोल यहाँ कॉमन लेंगे तो मोल से मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मोल मोल से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको पूरा कैलकुलेट यदि हम लोग करें तो ये आ जाएगा 0.688। आप अभी घर में आराम से बैठे हैं तो इसको कैलकुलेट करेंगे, देखना इतना आता है या नहीं, इतना ही आएगा। चलिए एक का काम हो गया। अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया आपका किसका, डाइक्लोरोमीथेन का। फिर किसका निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा क्लोरोफॉर्म का। तो सिमिलरली मतलब इसी प्रकार। तो एक चीज़ देखिए बच्चा, एक चीज़ बताए थे, बार बार ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। आपको एक चीज़ बताया गया था, जैसे एक पता है, जैसे XCH2 और Cl2 का मोल फ्रैक्शन आपको पता है, तो क्या करते हैं, घटा देते हैं 1 से। CHCl3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 होता है, पता है ना कि मोल फ्रैक्शन को जोड़ने के बाद कितना आता है, 1 आता है। तो 1 का जब पता चल गया, दूसरा के लिए ऐसे करने की ज़रूरत है नहीं। क्या करेंगे बच्चे, तो XCHCl3 बराबर हो जाएगा 1 माइनस XCH2Cl2, 1 माइनस XCH2Cl2। अब वैल्यू इसका पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस इसका वैल्यू है 0.688, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.312। चलिए बच्चे दूसरा का भी मिल गया, यानी कि XCHCl3 आपको मिल गया 0.312। अब इसमें बच्चा कहाँ, आपको प्रोसेस लंबा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। गिवन वेट दिया है तो दोनों का क्या किए, मोल फ्रैक्शन निकालिए, मोल निकालिए। जब मोल मिल गया तो मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, और जब मोल फ्रैक्शन मिल गया तो पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर। अब क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। इतना का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इतना का क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट। एक बार और समझा दे, क्या समझ लें। मेरा टारगेट है पार्शियल प्रेशर निकालना, और आपको पता है पार्शियल प्रेशर यानी P1 बराबर होता है P1 नॉट इंटू X1। तो यहाँ पे देखिए नॉट वाला जो टर्म है वो दिया हुआ है, हमें निकालना है आपका P1 सिर्फ निकालना है, यानी कि PCH2Cl2 या PCHCl3 निकालना है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो गिवन वेट दे दिया है। जब गिवन वेट दे दिया तो दोनों को बारी बारी से क्या निकाल लिए, मॉलिक्यूलर वेट। जब मॉलिक्यूलर वेट मिल गया तो फिर बारी बारी से क्या निकाल लिए, इसका नंबर्स ऑफ मोल। जब दोनों का नंबर्स ऑफ मोल मिल गया तो फिर क्या किए हम लोग, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन इसका निकाल लिए। आ रहा है समझ में। और जब मोल फ्रैक्शन निकल गया तो फिर क्या चाहिए आपको, P चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए। जब पार्शियल प्रेशर मिलेगा तब ना सॉल्यूशन का निकालिएगा आप। तो चलिए देखते हैं आगे।
बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको फोकस करना है और सीरियल वाइज पढ़ते रहें आप। देखिए अब क्या करेंगे, अब निकालना है पार्शियल प्रेशर, यानी कि PCH2 और Cl2 निकालना चाहते हैं बच्चे, तो क्या करना पड़ेगा। जैसे आपको बताए थे P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। अरे 1 के जगह यहाँ पे हम क्या मान लिए, क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, एक दिया है डाइक्लोरोमीथेन, हम डाइक्लोरोमीथेन का निकाल रहे हैं, तो 1 के जगह यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 Cl2। और अच्छी बात है ना, नेमिंग कर दिए कि किसका निकाला जा रहा है, समझने में और दिक्कत नहीं होगा। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और CH2 Cl2 नॉट इंटू कितना बच्चे, X CH2 Cl2। आ रहा है समझ में। अब ये वैल्यू आपको बता चुके हैं, कितना था इसका प्रेशर, कितना था 415 mm ऑफ Hg और इंटू डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन कितना आया, देखिए 0.688। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 285.5 mm ऑफ Hg। इसको जब गुना करेंगे ये दोनों टर्म को तो कितना आएगा, 285.5 mm ऑफ Hg, है ना, 285.5, एक मिल गया बच्चे। फिर सिमिलरली क्या निकाल लेंगे, CH क्लोरोफॉर्म का निकालेंगे पार्शियल प्रेशर, तो इसका क्या हो जाएगा PCH Cl3 नॉट और इनटू कितना X यानी कि मोल फ्रैक्शन है CH Cl3। अब इसका देखिए कितना है 200 mm ऑफ Hg है बच्चे, गुना करेंगे इसका मोल फ्रैक्शन से, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.312। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 62.4 mm ऑफ Hg। अब यदि निकालना है आपको P टोटल, क्या निकालना है P टोटल, और P टोटल जो निकलेगा वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर आपको हेनरी का नियम मतलब क्या बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ाया गया था, उसमें P टोटल निकालने के लिए बताया गया था। तो P टोटल बराबर आया था P1 प्लस P2। सिंपली दोनों को जोड़ दें, PCH2 Cl2 और प्लस PCH Cl3, जोड़ें दोनों को, कितना आएगा बच्चे, यहाँ इसका कितना है 285.5 mm ऑफ Hg। अच्छा यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, चलिए इधर का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, मिटा देते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्रोसेस लंबा है, सिर्फ इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बनेंगे थोड़ा लंबा बनता है लेकिन आसान होता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं क्या निकालना, P टोटल निकालना चाहते हैं, तो PCH2 Cl2 प्लस PCH Cl3। बच्चे ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको, दोनों को पुट कर दें यहाँ पे, तो इसका वैल्यू है 285.5 mm ऑफ Hg और प्लस इसका वैल्यू आया है क्लोरोफॉर्म का 62.4 mm ऑफ Hg। दोनों को ऐड कर दें, दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और दोनों को जब ऐड करेंगे आप लोग तो क्या निकल जाएगा P टोटल। तो P टोटल आएगा आपका, जोड़िएगा इसको, जोड़ लें, P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा 347.9 mm ऑफ Hg। और इसी को बोलेंगे तो एक नंबर का जो है
प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है, यानी कि 1 नंबर जो क्वेश्चन था क्या चीज़, VP यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P टोटल के बराबर होगा, P टोटल यानी कि 347.9 347.9 mm ऑफ Hg। एक आंसर आपको मिल गया। जब ये आपको पता चल गया तो फिर क्या निकालना है आपको, फिर निकालना है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर, ए क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो बच्चे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, इसके लिए एक कंडीशन बताया गया था कि y1 इज इक्वल टू हो जाएगा P1/P टोटल, ऐसे बताया गया था, है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब मान लीजिए आप निकाल रहे हैं किसका, डाइक्लोरोमीथेन का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, CH2Cl2 का पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो निकल जाएगा आपका। तो बहुत ही आसान है। तो देखिए y ईच कंपोनेंट बोला, तो y CH2 और Cl2 का निकालना चाहते हैं, तो y तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको एक फार्मूला बताया गया था, यहाँ क्या लिखेंगे, P CH2Cl2 और बटा P टोटल। P टोटल का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे तो P CH2Cl2 का वैल्यू कितना है जी, P CH2 और Cl2 का वैल्यू आपका निकाल चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना दिया हुआ है, 285.5 है ना, और बटा कितना हो जाएगा, ये आपका P CH2Cl2 का वैल्यू है 285.5, और उसके बाद फिर देखिए आपका P टोटल का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है 347.9 है ना। आ गया। यूनिट क्या है इसका, mm ऑफ Hg, ये भी क्या है, mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो इसका वैल्यू आ जाएगा बच्चे, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा बता सकते हैं, क्लास में तो है नहीं, तो आप घर में पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो घर से तो आप हम सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लास है नहीं, तो ये आ जाएगा 0.82, यानी कि y CH2Cl2 आपको मिल गया, एक आंसर ही हो गया। तो एक कंपोनेंट का निकला, तो दूसरा सिमिलरली इसी तरह दूसरा का निकालेंगे। दूसरा का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा का आराम से निकाल सकते हैं आप, है ना। अब दूसरा निकालने के लिए एक चीज़ और बताए थे कि मोल फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, मोल फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो वो निकल जाता है, नहीं तो फिर ऐसे कर सकते हैं, y क्या चीज़ CH और Cl3, तो ये हो जाएगा P और CH Cl3 और बटा कितना P टोटल। तो P CH Cl3 का वैल्यू कितना आया, 62.4 mm ऑफ Hg डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर 347.9 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, और ये आएगा फाइनली y CH Cl3 इज इक्वल टू, ये फाइनली आ जाएगा, ऐसे भी घटाइएगा तो कितना 0.18। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि घटा दें, एक माइनस इतना कीजिएगा कितना आएगा 0.18, या इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये एक आंसर ये हो गया। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो देखिए प्रोसेस लंबा था लेकिन भारी नहीं है, प्रोसेस लंबा था लेकिन क्वेश्चन भारी नहीं होता है। तो
तो सबसे पहले क्या है, गिवन जो डेटा था उसको लिखे, फिर मॉलिक्यूलर वेट निकाले, मॉलिक्यूलर वेट जब निकल गया तो नंबर्स ऑफ मोल निकालिए दोनों का, और जब नंबर्स ऑफ मोल निकल गया तो दोनों का क्या निकालिए, मोल फ्रैक्शन, और जब दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल गया, जब दोनों का मोल फ्रैक्शन निकल गया तो फिर क्या निकालिए, दोनों का पार्शियल प्रेशर, सॉल्यूशन में दोनों का पार्शियल प्रेशर, और दोनों का जब पार्शियल प्रेशर मिल गया तो दोनों को जोड़ दिए तो क्या मिल गया, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर को यहाँ क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिल गया, टोटल वेपर प्रेशर मिल गया तो हमें क्या चाहिए, आपका वेपर फेज में चाहिए था मोल फ्रैक्शन, तो उसको वाई से डिनोट करने बताए थे, फॉर्मूला ये है ना। और उसके बाद इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब फिर आगे देखते हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोग लिख लिए है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राउल्ट के अंतर्गत, राउल्ट के नियम के आधार पे देखा जाए तो सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक आइडियल होता है, दूसरा नॉन आइडियल। पहला आइडियल, दूसरा नॉन आइडियल। तो सबसे पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट मतलब किसी भी सांद्रता पर, सांद्रता उसका जैसे कौन सॉल्यूशन जो है दो प्रकार, जैसे एक कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है और एक आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा होता है, अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो या फिर कॉन्सेंट्रेशन हो, कॉन्सनट्रेटेड हो, राउल्ट का नियम का पालन करना चाहिए। अब राउल्ट का नियम तो आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। राउल्ट का नियम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन, उसी का मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल तो होता है। अब इस नियम का पालन यदि कर रहा है तो क्या कहलाएगा, आइडियल। क्योंकि ये जो हम लोग आइडियल नॉन आइडियल पढ़ रहे हैं वो राउल्ट के अनुसार पढ़ रहे हैं, उनके थ्योरी के अनुसार। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखें, और ये क्वेश्चन इस बार 2020 में पूछ चुका है, आइडियल सॉल्यूशन है ना। द सॉल्यूशन, समझे क्या लिखा हुआ है, द सॉल्यूशन विच फॉलोज द राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी रेंज का कंसंट्रेशन हो, concentration is known as ideal solution. The solution which follows the Raoult's law over the entire range of concentration is known as ideal solution. हिंदी में देखें, वैसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करता हो तो उसे क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। फिर देखिए, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन शुड भी 0। इसका मतलब होता है जैसे कि हम सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो घोलने का पहले का जो टेम्परेचर होगा, हीट होगा, एंथैल्पी होगा, घोलने के बाद भी उतना ही होना चाहिए, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। जैसे पहले टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, दोनों अलग अलग था। जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्यूशन है, दोनों का टेम्परेचर मिलाने से पहले 25 डिग्री सेल्सियस है, अब मिला भी देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे तो फिर भी कितना है, 25 डिग्री है। तो फिर चेंज निकालेंगे तो फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल निकालेंगे तो कितना आएगा, 0। तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन शुड बी 0। आदर्श विलयनों के एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य। तो पहला दिमाग में रख ले, राउल्ट नियम का पालन करना चाहिए कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पर। दूसरा, एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होता है, शून्य होता है हमेशा, यानी कि इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं डेल्टा मिक्स। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर है ये, इसको पढ़ेंगे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर कितना होना चाहिए, 0। वॉल्यूम में परिवर्तन, जैसे मान लिया जाए इसमें 5 ml आपका एक लिक्विड है, दूसरा भी कितना है, दूसरा मान लीजिए 15 ml है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 ml। तो मिलाने से पहले भी 20 रहना चाहिए और मिलाने के बाद भी कितना होगा, 20 ही होगा। मतलब
यहाँ पे देखा जाए आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसका वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब मिलाने से पहले और मिलाने के बाद का जो वॉल्यूम है वो सेम ही होना चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। यानी डेल्टा मिक्स भी बराबर कितना होना चाहिए, जीरो। भाई लिखा हो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आइडियल सॉल्यूशन शुड बी जीरो। आदर्श विलयन के आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। फिर बोल रहा आइडियल सॉल्यूशन शुड बी नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर इंडोथर्मिक। आदर्श विलयनों को ना तो ऊष्माक्षेपी और ना ही ऊष्मा शोषी होना चाहिए। मतलब ना तो हीट को लेगा और ना तो देगा, तभी ये क्या कहलाएगा, आदर्श कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल है इसका आइडियल सॉल्यूशन का, मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड हेप्टेन, मिक्सचर ऑफ ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन। ये सब एग्जाम्पल किसका है, आदर्श विलयन का। ठीक है, तो इसका बहुत ही आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए दूसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो इसका जस्ट अपोजिट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। अब देखिए यदि इसको याद कर लिए तो वो आपका आसानी से हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, द सॉल्यूशन विच फॉलो विच द सॉल्यूशन विच डज नॉट follow Raoult's law over the entire range of concentration is known as non-ideal solution, is known as non-ideal solution। वो पालन कर रहा था, ये पालन नहीं करेगा। वैसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करता हो तो उसे क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं, तो उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। दूसरा बोला चेंज इन एंथैल्पी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, चेंज इन एंथैल्पी देखा जाए तो इसका जीरो नहीं होना चाहिए। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए आइडियल में क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, यहाँ एक जीरो, वहाँ जीरो हो रहा था, यहाँ जीरो नहीं होगा। मतलब अनादर्श विलयन के एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होना चाहिए, दिख रहा है, उसका शून्य था, इसका शून्य नहीं होगा। मतलब आप बोल सकते हैं नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे देखें वॉल्यूम की बात करें, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन आइडियल के केस में चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें चेंजिंग आ जाएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा, या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, अनादर्श विलयन के
आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, अनादर्श विलयन के आयतन में परिवर्तन शून्य, आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता। अनादर्श विलयन के आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता, अनादर्श विलयन के आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। मतलब आप बोल सकते हैं डेल्टा मिक्स भी नॉट इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? और यहाँ पे देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या है, या मतलब नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर इंडोथर्मिक, है ना। और ये हो सकता है, ये क्या हो सकता है, क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, अनादर्श विलयन ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी हो सकते हैं, आ रहा है समझ में? मतलब जस्ट उल्टा कर दिए है ना, एक को याद कीजिए दूसरा याद हो जाएगा। वो उष्मा सोपी, ना तो उष्मा छेपी होगा ना तो उष्मा शोषी होगा, ये दोनों में कोई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उष्मा छेपी भी हो सकता है, उष्मा शोषी भी हो सकता है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव, या ऐसे लिखें पॉजिटिव और या फिर एंड लिख सकते हैं, एंड नेगेटिव डेविएशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसमें पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है, नेगेटिव, मतलब इसका वेपर प्रेशर घट सकता है, बढ़ सकता है। वेपर प्रेशर जो है इसका घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, चेंज आ सकता है इसमें। तो क्या बोल सकते हैं, अनादर्श विलयन के धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन, डेविएशन का हिंदी क्या होता है जी, विचलन होता है। नोट कर ले जल्दी से, एग्जाम्पल एक देते हैं इसका एग्जाम्पल याद रखना, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, याद रखेंगे। तो इस तरह से अभी हम लोग देखें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए, और फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इधर का काम सब खत्म हो चुका है, इसको आप याद करते रहें। ये क्वेश्चन इस बार आ भी चुका था, है ना, डिफरेंस या फिर क्या समझते हैं आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इसे देखते रहिए, और बहुत बच्चों को जो है लिंक पता नहीं है तो आप शेयर करते रहें, ताकि आपके फ्रेंड लोगों को भी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए, वो भी पढ़ सके। ठीक है, धन्यवाद।